हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6। टॉपिक हमारा है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, चलिए आइए देखते हैं किससे किसे मैच कराते हैं। वन साइड पे स्तूपा, शिखरा, मंडपा, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथा। अदर साइड पे है प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डेटी इज इंस्टॉल्ड, माउंट, सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा, प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल, एंड लास्ट हमारा है टावर। चलिए आइए देखते हैं किससे किसका मैच है। सबसे पहले क्या है, स्तूपा। स्तूपा क्या था? स्तूपा एक टीला नुमा होता था। स्तूपा, इसका शाब्दिक अर्थ है टीला, माउंट। तो स्तूपा को हम मैच कराएंगे माउंट। नेक्स्ट है शिखरा। शिखरा क्या होता था? शिखरा जहां पर देवी देवता, किसी भी मंदिर में जो गर्भगृह होता था, जहां पर देवी देवता जो थे वो स्थापित किए जाते थे, वो जगह पवित्र दिखाने के लिए काफी ऊंची बनाई जाती थी। देवी देवता होते थे जो ऊपर का पोर्शन, देवी देवता को जहां स्थापित कर दिया, उसके बाद जो उसका ऊपरी भाग होता था उसे काफी ऊंचा बनाया जाता था, जिससे पता चलता था कि जो मुख्य देवी देवता हैं, वो मुख्य जो मेन गॉड है वो इस जगह पे इंस्टॉल्ड है। तो उसे शो करने के लिए उसे काफी ऊंचा बनाया जाता था। तो इसलिए शिखरा जो है उसे हम मैच कराएंगे किससे? टावर से। नेक्स्ट हमारा है मंडपा। मंडपा क्या? मंडपा जहां मंदिरों में जहां पर लोग एक साथ इकट्ठा होते थे उस जगह को कहा जाता था मंडपा। तो मंडपा प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल, जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। मंडपा को हम मैच करा दिए इससे। नेक्स्ट हमारा है गर्भगृह। गर्भगृह जहां पर गर्भगृह जो था वो किसी भी टेम्पल का बहुत ही मेन पार्ट होता था, मुख्य स्थान होता था, क्योंकि उसी जगह पे जहां पर देवी देवता जो थे, गॉड जो थे, जहां पर इंस्टॉल किए जाते थे, स्थापित किए जाते थे, उस जगह को कहा जाता था गर्भगृह। और वो मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता था, सबसे वो पवित्र प्लेस होता था टेम्पल का। तो गर्भगृह जो है उसे हम किससे मैच कराएंगे? प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डेटी इज इंस्टॉल्ड, इससे मैच कराएंगे। लास्ट हमारा है प्रदक्षिणा पथा, और इसके लिए बचा है सर्कुलर पथ, सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। तो सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा जो प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ जो है, तो प्रदक्षिणा पथा जो है वो क्या है? नाम से ही में पता चल रहा है जहां पर प्रदक्षिणा की जाए। प्रदक्षिणा मतलब चारों तरफ की परिक्रमा एक तरह से हो गया। तो स्तूप जो होते थे उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना होता था, जिसे कि कहा जाता था प्रदक्षिणा पथा। तो प्रदक्षिणा पथा को हम मैच कराएंगे सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथा बना होता था, जिसपे कि लोग परिक्रमा करते थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे किससे किसे मैच कराना है और क्यों। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, मेरा पहले से फिल हो रखा है। आइए समझते हैं कहाँ पर क्या फिल होगा। वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, इंडिया के ग्रेट एस्ट्रोनॉमर का नाम, महान गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट। तो यहाँ पर आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, इंडिया का महान गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेज आर फाउंड इन। गॉड्स एंड गॉडेज की जो स्टोरी है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है पुराणाज में, पुराणों में वो पाई जाती है। तो स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेज आर फाउंड इन पुराणाज। नेक्स्ट हमारा है इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। संस्कृत रामायण के ऑथर कौन? संस्कृत रामायण किसने लिखी? संस्कृत रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। नेक्स्ट हमारा है सिलप्पदिकारम एंड मणिमेखलाई आर टू तमिल एपिक्स। टू तमिल एपिक्स का अगर नाम आता है कि कौन है टू तमिल एपिक कौन से हैं, वो है सिलप्पदिकारम एंड मणिमेखलाई। सिलप्पदिकारम जो है वो करीब 1800 ईयर्स पहले लिखा गया था, जो कि इलांगो ने लिखा था। इलांगो इसके कवि थे, और जिसमें उन्होंने कोवलन नाम के एक ट्रेडर की कहानी कही है। मणिमेखलाई की बात करें तो 1400 ईयर पहले इसे सतनार ने लिखा था। तो सिलप्पदिकारम एंड मणिमेखलाई जो है टू तमिल एपिक हैं।
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या फिल करना है। इसके आंसर जो हैं वो आपको अच्छे से मिल गए होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मेक अ लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स इन विच यू फाइंड मेंशन ऑफ मेटल वर्किंग। व्हाट आर द मेटल ऑब्जेक्ट्स मेंशन और शोन इन दोज चैप्टर्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किन चैप्टर्स में आपने मेटल के बारे में पढ़ा है और उन चैप्टर्स में किन मेटल को आपने देखा या पढ़ा है। चलिए आइए देखते हैं कि कौन से मेटल ऑब्जेक्ट थे जिन्हें कि हमने वहां पर देखा है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें, चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज, वहां पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज इनको हमने देखा है, जो कि ऑर्नामेंट, टूल्स, वेपन्स इनके लिए यूज होते थे, हमने वहां पर देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम देखते हैं व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। यहाँ पर क्या गोल्ड एंड आयरन हम देखते हैं कि वेपन्स वगैरह के लिए यूज होता है। गोल्ड जो था ऑर्नामेंट्स वगैरह के यूज, हमने गोल्ड के लिए हमने देखा कि ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए यूज होता था। बहुत सारे बरियल्स जो थे, जो डेड बॉडीज रखी जाती थी, उनके साथ उनके ज्वेलरीज वगैरह भी रखी जाती थी। चैप्टर 5 की बात करें तो किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, यहाँ पर आयरन ओर हम देखते हैं और यहाँ पर क्या एग्रीकल्चर जो होता है वो भी शुरू हो चुका होता है, तो उसमें इन चीजों का यूज। फिर आगे हम देखते हैं चैप्टर 8, यहाँ पर वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन, यहाँ पर आयरन एंड गोल्ड का यूज हम देखते हैं कि लोग जो वेपन एंड जूल ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए इन चीजों का यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, यहाँ पर गोल्ड ट्रेड के लिए गोल्ड्स वगैरह का भी यूज यहाँ पर देखते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए, ट्रेड के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 11, यहाँ पर बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, जो लास्ट हमारा चैप्टर है क्लासिक्स का, उसमें बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, यहाँ पर सब बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयरन के बारे में लिखा रहता है, लौ स्तंभ के बारे में लिखा रहता है, तो उससे पता चलता है हाँ यहाँ पर इस समय आयरन का यूज होता था। तो ये वो चीजें मेटल्स हैं जिन्हें हम जिन चैप्टर में जिन्हें हमने देखा और पढ़ा है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, रीड द स्टोरी ऑन पेज 130। इन व्हाट वेज इज द मंकी किंग सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द किंग्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 5 एंड 10। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पेज नंबर 130 पे मंकी किंग की स्टोरी आपकी बुक में, तो वो जो मंकी किंग है वो चैप्टर नंबर 5 एंड 10 के जो किंग्स हैं उनसे किस तरह सिमिलर एंड डिफरेंट है ये बताना है। तो 130 पेज नंबर पे जो मंकी किंग की स्टोरी है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो क्या करता है कि अपनी प्रजा का, अपने सब्जेक्ट्स का वो कल्याण चाहता है और उन्हें किसी भी कीमत पे वो बचाता है, उनकी रक्षा किसी भी कीमत पे वो करना चाहता है। और इसी के लिए हम देखते हैं बाद में उसने अपनी जान भी दे दी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। और यही हम देखते हैं जो चैप्टर 5 एंड 10 के जो किंग्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए वो भी काम करते हैं। ये हो गए सिमिलरिटीज। बोथ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, both worked for the welfare of their subjects, both themselves protect their subjects at any cost. As we have seen, the Monkey King even gave his life for his subjects. अब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि उनमें डिफरेंट क्या था, कि क्या किस तरह से वो एक दूसरे से अलग थे। बोथ प्रोटेक्टेड द सब्जेक्ट्स, दोनों ही अपने जो प्रजा थी, अपने सब्जेक्ट्स दोनों ही उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर अपोनेंट्स, अपने अपोनेंट से, जो अपने विरोधी थे उनसे वो दोनों ही रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मंकी किंग और उन किंग्स की जो ह्यूमन किंग्स थे 5 एंड 10 चैप्टर के, तो इसमें हम क्या देखते हैं, मंकी किंग जो है वो कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन अपने जो अपनी प्रजा थी उसकी रक्षा करता है और यहाँ तक कि उस रक्षा में वो उनकी अपनी जान भी दे देता है उनके लिए। ये हमने देखा। और जो 5 एंड 10 के जो किंग्स थे वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे युद्ध हैं वो लड़ते हैं अपनी प्रजा के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। जो ये किंग था ये क्या कर रहे हैं, इसकी ये यहाँ पर इसने अपने लोगों की रक्षा की कि वो डालियों को बांधकर एक पार से दूसरे पार अपनी प्रजा को वो सुरक्षित भेज देता है। और हम अगर 5 एंड 10 के किंग्स की बात करें तो वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वो युद्ध करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों एक तरह से एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। बोथ प्रोटेक्टेड द subjects from their opponents, but the Monkey King did not fight any war, although he died in saving the lives of the subjects, while the other kings fought the war with the opponents.
ये हमने देखा कि वो जो किंग है वो अपनी जान दे देता है, बट वो कोई युद्ध नहीं करता है। और यहाँ पर जो किंग्स हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रजा की रक्षा के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो युद्ध करते हैं। वेयर एल्स द किंग्स ऑल्सो फॉट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम, वेयर एज देयर इज नथिंग लाइक दिस इन द स्टोरी ऑफ मंकी। मंकी की स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं था कि वो साम्राज्य विस्तार के लिए वो लड़ाई कर रहा था, वो तो अपने लोगों को बचाने के लिए। जो मैंगो वाली स्टोरी थी कि मैंगो उसको खाते हुए किंग ने देख लिया, फिर उसके बाद उनको सजा देने की बात आई, तो इसलिए वो अपनी प्रजा को, अपनी जो सेना थी उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फाइंड आउट मोर एंड टेल अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द एपिक। वन एपिक स्टोरी आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपको बहुत सारी एपिक स्टोरीज पता होंगी, आपने रामायण देखा है, महाभारत देखे हैं, बहुत तरह के रामायण और महाभारत भी सामने आए, उसमें बहुत सारी आपको स्टोरीज जो हैं वो मिल जाएंगी, जैसे रावण के द्वारा सीता जी को ले जाना, या गोल्डन डियर वाली स्टोरी हुई, या फिर कह सकते हैं केवट वाली स्टोरी हुई, या फिर हम देखते हैं हनुमान जी जब सीता के पास जाते हैं, सीता जी के पास जाते हैं, वो स्टोरी हुई। इधर हम महाभारत से भी बहुत सारी स्टोरीज देख सकते हैं, कौरव पांडव की। तो इस तरह से कोई भी एपिक स्टोरी जो है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ, बाकी आप के सामने खुद ही बहुत सारी स्टोरीज होंगी आपके माइंड में, आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर बात करूंगी भगवान राम और स्क्वेरल की स्टोरी। जब भगवान राम सीता की खोज में जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि उन्हें लंका पहुंचना होता है, बीच में समुद्र होता है। अब उस समुद्र को पार कैसे किया जाए, कोई ब्रिज नहीं होता है, जिसकी वजह से भगवान राम क्या करते हैं, तीर निकालते हैं और तभी समुद्र देवता सामने आ जाते हैं और वो बताते हैं कि एक आप ब्रिज बनाइए जो कि पत्थरों पे राम नाम लिख के ब्रिज बनाया जाएगा। अब ये राम नाम लिख के जो हनुमान जी और उनकी जो वानर सेना थी, इन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह से हम लोग चल के पुल बनाते हैं। तो पत्थरों पे जब वो राम नाम लिख के, राम जी का नाम लिख के वो उन पत्थरों को डाल रहे थे समुद्र में, तो वो पत्थर क्या कर रहे थे, डूब नहीं रहे थे। राम नाम लिखा होने की वजह से वो फ्लोट कर रहे थे, वो डूब नहीं रहे थे। इस तरह से उन लोगों ने डिसाइड किया और इस तरह से वो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जो था उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वेरल थी जो ये चीजें देख रही थी और उसे लगा कि ये लोग भगवान राम की हेल्प कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और इसीलिए वो स्क्वेरल क्या करती है, पास में ही रेत का टीला होता है, उसके पास वो जाती है और वहां से अपनी बॉडी में वो रेत लगा के आती है और उसे वो समुद्र में आके गिरा देती है। फिर उसके बाद दोबारा से वो जाती है। इस तरह से वो बार बार कर रही थी। ऐसा उसको करते हुए देख के जो वानर सेना थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, वो लोग कि इतना छोटा सा जीव है और ये इस तरह से हमारी हेल्प कर रहा है। और लेकिन स्क्वेरल जो थी वो अपना काम लगातार करती रही और एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गई, लेकिन उसने अपना काम नहीं बंद किया, जारी रखा। तभी भगवान राम आते हैं, उन्होंने ऐसा देखा और उसके पास आए। स्क्वेरल को लगा कि कोई मेरे पास आया है और फिर उसने देखा तो भगवान राम थे और भगवान राम ने उसे गोद में उठा लिया और उन्होंने प्यार से उसकी बैक पे हाथ फेरा। उन्होंने बोला तुम इतने छोटे जीव होते हुए भी मेरी हेल्प कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और प्यार से जो उन्होंने हाथ फेरा, अपना राइट हैंड उसकी बैक पे उन्होंने फेरा, तो जिसकी वजह से उसकी जो स्क्वेरल थी उसकी बैक पे स्ट्राइप्स बन गए और वो आज भी देखने को मिलते हैं। जो कहते हैं स्क्वेरल की बैक पे जो स्ट्राइप्स हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि भगवान राम ने उसकी बैक पे वो फिंगर अपनी फेरी थी। तो ये हो गई एपिक स्टोरी मेरी तरफ से और बाकी आपको जो समझ में आएगी आप लिख सकते हो। आइए देखते हैं। दिस इज अबाउट द टाइम व्हेन लॉर्ड राम वांटेड टू गो टू लंका टू सेव मदर सीता बट कुड नॉट रीच लंका बिकॉज ऑफ द सी, क्योंकि बीच में सी था इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज बाय वानर सेना के द्वारा वो वहां पर एक ब्रिज बनाया गया जिसपे कि राम नाम पत्थरों पे लिख के और उसको फ्लोट कराया जाता, उसे समुद्र में डाला जा रहा था जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा था। सीइंग द स्क्वेरल ब्रिज बीइंग बिल्ट हेल्प योरसेल्फ टू स्क्वेरल साइटिंग बाय लॉर्ड राम। स्क्वेरल को लगा कि ये लोग हेल्प कर रहे हैं भगवान राम की तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो भी आ जाती है। एज सून एज श्री राम सॉ द स्क्वेरल he lifted the squirrel in his hand. After this, Sri Ram said to the squirrel with his love with the fingers of his right hand, that you may be small, but you have served my
वेरी वेल, मी वेरी वेरी वेल, दैट इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। भगवान राम ने उसको देखा और उन्होंने बोला, इतना छोटा जीव होते हुए भी तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। हियरिंग दिस द स्क्वायरल बिकेम इमोशनल। ऐसा सुन के जो स्क्वायरल थी वो बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि भगवान राम ने उसकी तारीफ की, उसे हाथ में लिया, उसे प्यार से सहलाया, तो वो इमोशनल हो गई। एट दैट टाइम द फिंगर प्रिंट्स ऑफ गॉड दैट अपीयर्ड ऑन द बैक ऑफ द स्क्वायरल। और इसी जो उन्होंने हाथ फेरा था, तो इसी समय क्या हुआ, उसकी बैक पे क्या लाइंस जो है वो दिखने लगी, अपीयर्ड होने लगी स्क्वायरल की बैक पे, जो उनके फिंगरप्रिंट्स थे भगवान राम के। ड्यू टू विच द मार्क्स ऑफ द स्ट्राइप्स आर विजिबल ऑन द बैक ऑफ द स्क्वायरल टुडे। और वही जो फिंगरप्रिंट्स जो थे भगवान राम के, वही आज हमको स्क्वायरल की बैक पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी स्टोरी हो गई कंप्लीट। बाकी आपको जो भी समझ में आएगी स्टोरी वो आप लिख सकते हो। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, लिस्ट सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मेक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल पीपल। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लिस्ट बनाना है कुछ स्टेप्स की, जो कि लेने चाहिए जो लोग डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उन वहाँ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स तक उनकी पहुँच के लिए, कि वो वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जो कि उनके लिए आसानी हो। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है एंट्रेंस। क्यों? क्योंकि हम कहीं भी जा रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स अगर वो देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एंट्रेंस। एंट्रेंस करेंगे तभी आगे हम जाएंगे और तभी आगे चीज़ें देखेंगे। तो एंट्रेंस जो है वो उनका सेपरेट होना चाहिए। सेपरेट एंट्रेंस होने से क्या होगा, सेपरेट एंट्रेंस होने से ये होगा कि कहीं भी हम जाते हैं, देखते हैं एंट्रेंस पे भीड़ बहुत होती है। भीड़ बहुत होने से क्या होता है, धक्का मुक्की होती है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें भी परेशान करती हैं, क्योंकि आप चलते फिरते रहो तो हवा लगती है, बट अगर एक जगह रुके तो गर्मी लगती है। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मेन है धक्का मुक्की होना और उसके अलावा वेटिंग टाइम। तो डिफरेंटली एबल जो लोग हैं उनके लिए क्या है, एंट्रेंस जो है वो सेपरेट होना चाहिए, अलग एंट्रेंस होना चाहिए, जिससे कि वो धक्का मुक्की से बच सके और एंड जो ये वेटिंग टाइम इतना लगता है उससे बच सके। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइटिंग। वहाँ पे लाइटिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग अच्छी होने से क्या होगा, अगर मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स है, कह सकते हैं कि वहाँ पे लाइटिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहाँ तक का जो पाथ होता है उसकी लाइटिंग की बात कर लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंट्रेंस जो इनके लिए सेपरेट बना गया है, वहाँ पर लाइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो सेपरेट एंट्रेंस की बात हो गई एंड गुड लाइटिंग की बात हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं देयर शुड बी अ रेलिंग अलॉन्ग विद द स्लोप्ड एंट्रेंस। वहाँ जो एंट्रेंस है, सेपरेट एंट्रेंस उन्हें दिया जा रहा है, और वो भी कैसा होना चाहिए, स्लोपी होना चाहिए, जिससे अगर कोई व्हील चेयर से आ रहा है उसे आसानी रहे। उसके अलावा वहाँ पर रेलिंग होनी चाहिए। व्हील चेयर है, नहीं है, किसी भी तरह का पर्सन है लेकिन डिफरेंटली एबल्ड है, तो रेलिंग होनी चाहिए कि उसको उससे हेल्प मिल सके, उससे चलने में उसे आसानी हो। तो हमने देखा कि स्लोपी जो पाथ होना चाहिए वो स्लोपी होना चाहिए, उसके अलावा रेलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है देयर शुड ऑल्सो बी सम ट्रेन्ड पीपल टू हेल्प देम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी हमने देखा, फर्स्ट जो है एंट्रेंस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वहाँ पर ट्रेंड लोग होने चाहिए। ट्रेंड लोग होने से क्या होगा, जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो ये समझ सकेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, और दूर कर सकेंगे तो कर भी देंगे। तो डिफरेंटली एबल लोग अगर जा रहे हैं कहीं, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स जो है, अगर उनको वहाँ तक उनके पहुँचने के लिए आसानी हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स अगर लेने हैं, तो सबसे पहले उनका एंट्रेंस जो है वो सेपरेट होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्लोपी जो पाथ है वो स्लोपी होना चाहिए, उसके अलावा वहाँ पर रेलिंग लगी होनी चाहिए, और सबसे लास्ट एंड बेस्ट जो है वो क्या है कि वहाँ पर ट्रेंड लोग होने चाहिए। जो ट्रेंड होंगे, अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प भी कर सकें। तो इसलिए वहाँ पर ट्रेंड लोग ऐसे होने चाहिए जो कि इनकी हेल्प कर सकें, या ज़रूरत पड़ने पे इनकी जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ट्राई एंड लिस्ट एज मैनी यूजेस ऑफ पेपर एज यू कैन। लिस्ट बनानी है पेपर के यूजेस की, जो आप कर सकते हो, तो उसकी लिस्ट बनानी है कि आप उसके कितने यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे यूजेस हैं पेपर के। पेपर हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टार्टिंग से ही ले लें, अगर स्कूल जाते हैं तो जो हम पढ़ते हैं या लिखते हैं उसके लिए पेपर की बहुत ज़रूरत है।
उसके बाद हम बात करें डेकोरेशन के लिए पेपर का यूज़ होता है, उससे बहुत तरह से डेकोरेशन वाली चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उसके अलावा वॉलपेपर के रूप में यूज़ होता है, एनवेलप है, कार्टन है, टिश्यू पेपर आता है, नाम है टिश्यू पेपर बट उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। किचन रोल हो गया, वो किचन वाइप करने के लिए हो गया, एंड हैंड वाइप करने का अलग हो गया। फिर आपके टॉयलेट में जो टॉयलेट रोल वगैरह होता है वो, तो टिश्यू के ही हम देखते हैं बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिसके कि यूज़ होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं जो अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर क्या है, वो हमारी जो सुबह होती है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी जो सुबह होती है वो न्यूज़पेपर से होती है। आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है, या कह लीजिए कि न्यूज़पेपर की जगह मोबाइल ने ले ली है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़पेपर को प्रेफ़रेंस देते हैं और न्यूज़पेपर लेते हैं डेली। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, 2-4 पब्लिशर्स के न्यूज़पेपर वो ले लिया करते हैं। तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। कार्टन, एनवेलप, इन सब की बात हमने कर ही ली। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका यूज़ ऑफ़िसेज़ में होता है, बिजनेस में होता है पेपर्स का यूज़। बहुत सारी चीज़ों को कवर रखने के लिए कवर करने के लिए पेपर का यूज़ होता है। और हम अगर कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एक तो हम लिस्ट बना के गए, वो भी पेपर है, वहाँ से जो एस्टिमेट हमको मिल रहा है वो भी पेपर है। तो पेपर का जो यूज़ है वो बहुत ही ब्रॉड है, और उसकी लिस्ट जो है वो अच्छी खासी आप बना सकते हो खुद भी। चलिए ये अब हम देखते हैं कि क्या-क्या यहाँ पर है। रीडिंग, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए भी चाहिए, पढ़ने के लिए भी हमें चाहिए। डेकोरेशन के लिए बहुत सारे डेकोरेशन जो है उससे तरह-तरह के फ्लावर्स, बटरफ्लाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बनाई जा सकती हैं। मोर यूजेस ऑफ टिश्यू पेपर्स, वॉल पेपर्स, बैग, एनवेलप, कैलेंडर भी हम पेपर के रूप में यूज़ करते हैं। पेपर भी की भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, कोई बहुत थिन होता है, कोई थिक होता है। तो पेपर की क्वालिटी तो अलग-अलग होती है, बट उसके यूजेस भी अलग-अलग है, बट सारे यूजेस जो हैं वो हैं तो पेपर के ही। कैलेंडर, न्यूज़पेपर, कार्टन, मैगज़ीन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे हम कह सकते हैं कि पेपर के जो यूजेस हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैं, और उसके अलग-अलग टाइप्स हैं। तो ये अगर लिस्ट बनानी है, कुछ आपके सामने है, बहुत कुछ आप खुद से भी लिख सकते हो। तो बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।